विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक, मांग रही अपना हक विजय तिलक, जवाब हर सवाल का विजय तिलक, हिसाब 5 साल का विजय तिलक, फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक सिर्फ एबीपी गंगा पर। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय तिलक में एबीपी गंगा पर। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव और उत्तर प्रदेश चुनाव की आखिरी जंग, पूर्वांचल की रणभूमि पे सबसे बड़ा पराक्रम। दांव पर 9 जिलों की 54 सीटें और मैदान में डटे हैं 613 दावेदार। किसकी जीत, किसकी हार, किसको चुनेगी जनता अपना खेवनहार। ऐसा माना जा रहा है कि जो जीतेगा 7वें दौर का संग्राम वही बनेगा देश के सबसे बड़े सूबे का सुल्तान। तो कौन पास होगा इस आखिरी इम्तिहान में, इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से ठीक 1 घंटे बाद यानी ठीक 7 बजे यह इम्तिहान शुरू हो जाएगा और देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा की एक एक तस्वीर एबीपी गंगा आप तक लगातार पहुंचाता रहा है। पहले 6 चरणों के मतदान की महा कवरेज आपने देखी है और अब 7वें और अंतिम चरण के मतदान की हर तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस महा कवरेज में हमारे साथ आज दिन भर ग्राउंड जीरो से यानी जो 9 जिले हैं जहां पर आज मतदान होना है वहां के 18 रिपोर्टर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। इसके अलावा यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे 2 सहयोगी, डेटा सेंटर से गुंजन दीक्षित और ब्रेकिंग सेंटर से जया मिश्रा, जो आपको तमाम अपडेट्स देने जा रहे हैं और ये आपको खुद बताने जा रहे हैं, स्वयं आपको बताने जा रहे हैं कि आज अपनी इस महा कवरेज में ये कौन सी भूमिका निभाने जा रहे हैं, इनका रोल क्या होने जा रहा है। सबसे पहले ब्रेकिंग सेंटर चलेंगे जया के पास और जया आपको बताएंगे कि वो क्या करने जा रही है। जया। बिल्कुल राजेंद्र, जैसा कि आपने कहा कि ये फाइनल राउंड है और इसके लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ठीक 1 घंटे के बाद मतदान शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में जो 54 विधानसभा सीटें हैं, ग्राउंड पर तस्वीरें क्या रहेंगी, क्या हाल रहेगा, क्या हलचल रहने वाली है आज, वहां से बड़ी खबरें क्या होंगी, ये मैं ब्रेकिंग सेंटर से अपने दर्शकों को बताऊंगी। जया ने बता दिया आपको कि ब्रेकिंग सेंटर से वो क्या करने जा रही हैं। डेटा सेंटर चलेंगे गुंजन दीक्षित के पास। गुंजन अपनी भूमिका के बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। गुंजन। बिल्कुल राजेंद्र, 9 जिले हैं और 54 सीटें हैं और इन 54 सीटों का अलग अलग डेटा है, कांटे की टक्कर है और दिन भर का जो वोटिंग परसेंटेज आएगा, यानी कि दिन भर आज जितना भी डेटा होगा इन 54 सीटों से जुड़ा हुआ, वो मैं अपने दर्शकों को पहुंचाऊंगी। राजेंद्र, तो जितना भी डेटा है, जितने भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और उन आंकड़ों में जो बारीकियां हैं, वो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने जा रही हैं गुंजन डेटा सेंटर से। विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। ये चक्रव्यूह का आखिरी द्वार है। जो इसे जीतेगा वही सरकार बनाएगा, क्योंकि अब सिर्फ आखिरी लड़ाई बची है और आज 54 सीटों पर आखिरी दौर की वोटिंग होगी और मैदान में उतरे 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज जनता कर देगी। और इस चरण को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन अब जनता की बारी, क्योंकि जनता की कसौटी पर जो भी खरा उतरेगा वही बनेगा यूपी का चक्रवर्ती। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत चक्रव्यूह का अंतिम द्वार, जो जीता वही सरकार।
7वें चरण का फुल एंड फाइनल हिसाब। नौ जिले 54 सीट, किसे मिलेगी फाइनल लीड? उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग फाइनल मोड में आ गई है। 7वें चरण के मतदान में अब कुछ ही वक्त बचा है, जब 9 जिलों की 54 सीटों पर 2,05,51,521 मतदाता मैदान में उतरे सभी 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। ये 7वां चरण यूपी चुनाव का फुल एंड फाइनल है, क्योंकि इसके बाद सबकी निगाहें 10 मार्च की तारीख पर होगी, जब नतीजे आएंगे। 7वें चरण के लिए 12,196 पोलिंग सेंटर और 23,535 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए एक दिन पहले ही वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, मऊ और सोनभद्र समेत सभी 9 जिलों में पूरी तैयारी कर ली गई है। जौनपुर में 9 सीटें हैं, जिसके लिए 2,145 मतदान केंद्रों पर 3,948 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। गाजीपुर में 13,000 मतदान कर्मी काम पर लगाए गए हैं। सोनभद्र में 4 सीटें हैं, जहां 971 मतदान केंद्र और 1613 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मिर्जापुर की 5 सीटों पर वोटिंग कराने के लिए करीब 10,000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। वहीं 1336 पोलिंग सेंटर और 2268 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वहीं वाराणसी की 8 सीटों के लिए 3371 बूथ और 1248 केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आखिरी चरण में 9 जिलों में वोटिंग होनी है। उसमें वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, भदोई, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर और जौनपुर जैसे जिले हैं। पिछली बार इस राउंड में भाजपा ने 67% सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें भाजपा गठबंधन को 36, समाजवादी पार्टी को 11, बहुजन समाज पार्टी को 5 और 1 सीट निषाद पार्टी को मिली थी। लेकिन क्या इस बार भी भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी या इस बार तस्वीर बदल जाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं, जिनका जवाब जनता को अपने वोट से देना है, क्योंकि पूर्वांचल में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला अब जनता के हाथ में है। एबीपी गंगा के लिए मिर्जापुर से मोहम्मद मोइन, वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। आइए अब आपको बता देते हैं कि ये जो मां कवरेज है, इसमें ग्राउंड जीरो से हमारे कौन से सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़ेंगे। नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, सनुज शर्मा गाजीपुर से जुड़े हुए हैं, विवेक त्रिपाठी मऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मोहम्मद मोइन मिर्जापुर से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। और आप इन चारों को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आइए अब सीधा वाराणसी चलते हैं। पहले जो बहुत ही महत्वपूर्ण और हाईलाइटेड एक एरिया, एक जिला जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जहां पर हमने देखा तमाम राजनीतिक दिग्गज पिछले 2 से 3 दिनों में डेरा डाले हुए थे। उन्होंने वहां पर प्रचार का तूफान खड़ा कर रखा था। नीतीश इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, अब जनता की बारी है, नेताओं का समय समाप्त, आज जनता की बारी है। और जनता की बारी इसलिए है क्योंकि आज मतदान होना है सुबह 7 बजे से। क्या तैयारी है वहां पर? तैयारी जबरदस्त है। 30,80,840 वोटर हैं और कुल मतदाता आज जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला करेंगे। तो तैयारियां पहले ही दिखा दें। ये देखिए, यहाँ पर जो मतदान स्थल है जेपी मेहता का, यहाँ पर देखिए ये जो फ्लैक्सी लगी हुई है, ये सेल्फी फ्लैक्सी है और जो लोग हैं वो पहुँच भी गए हैं। तो जो पहले समर्थक हैं वो भी आप सुबह ही पहुँच गए यहाँ पर? जी देखिए, हम लोग को सुबह सुबह यहाँ पे 6 बजे आके ईवीएम मशीन की जाँच करनी होती है एजेंट के रूप में। तो हम लोग का एजेंट का काम है, तो हम लोग ये सुबह सुबह आ गए यहाँ पे 6 बजे। तो अब यहाँ पे मशीन को रेडी किया जा रहा है और उसके बाद हम लोग एजेंट बनेंगे। फिर उसके बाद 7 बजे से मतदान पड़ना शुरू हो जाएगा। 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और जो कर्मी आए हुए हैं इनसे भी बातचीत करते हैं। इस बार के मतदान कराने में सावधानियां क्या क्या, महिलाओं को किस तरह की व्यवस्था, सब ठीक ठाक? जी। आप लोग कितनी सावधानी बरतेंगी? सुना है कि कोविड किट भी दी गई है। जी। आप देखिए, यहाँ पर ये जो मशीनें हैं वो लगाई जा रही हैं और जो कर्मी हैं
वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और सारी जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद की जा रही है। अब हम यहाँ के बाद जो दूसरा मतदान स्थल है उसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। जी, जरूर। और दिखाएंगे कि जो व्यवस्थाएं हैं वो बनारस के जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर किस तरह की हैं। जो मतदान देने वाले लोग हैं वो यहाँ पहुँचे, उसके लिए भी खास इंतज़ाम है। अगर आप बाहर आते हैं 100% मतदान के यहाँ पे दावे और प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जनता यहाँ पर आए और आने के साथ सेल्फी खिंचाई। ये देखिए यहाँ पर ये मिट्टी वाला ये गिलास भी तैयार हो चुका है और जो मतदान कर्मी यहाँ पर आए हैं उनसे बातचीत करते हैं। मतदान आप लोग कराने के तो उत्साह कितना है? बहुत उत्साह है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, वो सावधानियाँ कौन कौन सी हैं जिसको बरतना है? देखिए सर, यहाँ पे मार्क पोल चल रहा है, ठीक है, ये मार्क पोल चल रहा है, ये आए हुए हैं, ये अभिकर्ता हैं। ये मशीनों की चेकिंग की जा रही है और ये मशीनों की चेकिंग पहले होगी और फिर इसके बाद फाइनल टच देने के बाद ये मशीनें जनता के वोटरों के प्रयोग में लाई जाएंगी। तो आप देखिए यहाँ पर व्यवस्था क्या क्या है। सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है, आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है और ये मतदान वाली स्याही भी रखी हुई है कि जो भी वोटर यहाँ पर आए वो पूरी तरह से अपना मतदान करे, मताधिकार का प्रयोग करे और जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू व्यवस्थाओं के बीच में अपने मतदान को संपन्न करे। तो आप देखिए ये जो लोग हैं, जो समर्थक हैं और जो पोलिंग एजेंट हैं, सभी यहाँ पर पहुँचे और उनके सामने इस मशीन को यहाँ पर चेक किया जाता है। विशेष से कहेंगे विशेष, ठीक है। अब चूँकि बिल्कुल नितेश, ये आपने दिखा दिया कि मतदान से पहले किस तरीके की तैयारियां हैं वहां पर और किस तरीके से हर एक तैयारी को फाइनल टच दिया जा रहा है, जिससे कि मतदान जब शुरू हो तो सुचारू ढंग से हो। बने रहिए आप हमारे साथ। लेकिन वाराणसी का पूरा सियासी समीकरण क्या है वो समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस बार यूं कहें कि 7वें चरण का या पूरे पूर्वांचल का केंद्र ही बनारस है। देखिए, वाराणसी में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 2017 में भाजपा ने 6 सीटों पर कब्जा किया था। एसपी की बात करें तो 0, बीएसपी की बात करें तो 0 और अदर्स के खाते में गई थी 2 सीटें। इसी तरीके से 2012 की आंकड़े की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी 1 सीट पर और बीएसपी के खाते में 2 सीटें गई थी। इसके अलावा अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में भी 2 सीटें गई थी। 2007 के भी नतीजे आपको दिखा देते हैं। बीजेपी के खाते में 4 सीटें गई, एसपी के खाते में 2 सीटें गई और बीएसपी के खाते में 1 और अदर्स के खाते में 1। यानी कि अब तक का 2007 के बाद से सबसे बेहतर परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का 2017 में रहा था। लेकिन एसपी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। लेकिन वाराणसी का सियासी इतिहास क्या है ये भी समझिए, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत यहां पर लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 2 बार यहां से सांसद बने हैं। ओबीसी वोटर्स की संख्या कई सीट पर अहम है। इसके अलावा 3 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स भी हैं, यानी कि ओबीसी वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स यहां पर निर्णायक भूमिका में है। 1 लाख के करीब दलित भी हैं यहाँ पर जो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। वैश्य वोटर्स भी कई सीट पर मौजूद हैं, यानी कि कई सारी जातियां हैं और इन्हीं जातियों के बाद जो नतीजे आते हैं इन्हीं जातियों से प्रभावित होते हैं। ओबीसी वोटर्स भी हैं, दलित वोटर्स भी हैं, वैश्य वोटर्स भी हैं, कुल मिलाकर 3 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स भी हैं और ये तमाम मतदाता हर बार निर्णायक भूमिका में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जिसकी वजह से हर बार भारतीय जनता पार्टी को यहां से फायदा मिलता आया है और इस बार भी पूरी ताकत यहां पर, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। जया। बिल्कुल गुंजन, तो आपने वाराणसी के सियासी समीकरण पर बहुत ही विस्तार तरीके से एक बात बता दी, लेकिन अब मतदान होने में बस कुछ ही मिनट बाकी है और ऐसे में सीएम योगी ने आज वोटिंग से पहले एक ट्वीट भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है, देखिए उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया, और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आज अंतिम चरण है। सभी सम्मानित मतदातागण राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की विजय के लिए मतदान अवश्य करें, ये अपील उन्होंने जनता से की है। आपका एक वोट माफियावादियों, दंगावादियों और घोर परिवारवादियों से आपके प्रदेश को बचाएगा और अतः पहले मतदान करें और फिर जलपान करें। ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोटिंग से पहले ट्वीट किया है, लोगों से अपील की है कि मतदान कीजिए और कौन कौन से वो मुद्दे हैं उस पर भी उन्होंने फोकस किया।
अगर आपको माफियावाद से, दंगावादियों से, परिवारवादियों से मुक्ति चाहिए तो लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आपने देख लिया। आप हर बार मतदान के पहले वो ऐसा ट्वीट करके मतदान के लिए जरूर आग्रह करते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 7वें चरण में गाजीपुर जिले की 7 सीटों पर मतदान होना है और हर सीट पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन गाजीपुर की 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर लड़ाई बहुत दिलचस्प दिखाई दे रही है और कई दिग्गजों की साख यहां पर दांव पर लगी है। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों में से 3 पर भाजपा का कब्जा है, जबकि 2 पर पिछली बार सुभाषपा ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा सपा के खाते में भी 2 सीटें हैं। इस बार गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट पर सबसे कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जहां से भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक अलका राय को फिर से प्रत्याशी बनाया है। सपा ने मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्लाह अंसारी के बेटे मन्नू अंसारी को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ बसपा ने माधवेंद्र राय को और कांग्रेस ने अरविंद किशोर राय को अपना प्रत्याशी बनाया है। गाजीपुर की जहूराबाद सीट तब से खास बन गई है जब से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर यहां से प्रत्याशी बनाए हैं। लेकिन राजभर की राह इतनी आसान भी नहीं दिखती, क्योंकि इस बार भाजपा ने यहां से कालीचरण को मैदान में उतारा है। बसपा ने यहां से शादाब फातिमा को और कांग्रेस ने ज्ञान प्रकाश को मैदान में खड़ा किया है। मुकाबला तो गाजीपुर की जमानिया सीट पर भी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि भाजपा ने मौजूदा विधायक सुनीता सिंह पर फिर भरोसा जताया है, जबकि सपा ने अपने कद्दावर नेता ओम प्रकाश को मैदान में उतारा है। बसपा की ओर से परवेज खान और कांग्रेस से फरजाना शमशाद यहां से चुनाव मैदान में हैं। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। गाजीपुर के बारे में आपने इस रिपोर्ट में बहुत विस्तार से सब कुछ देख लिया। हम आपको सीधा गाजीपुर ही लिए चलते हैं बगैर वक्त गंवाए। गाजीपुर में मौजूद हैं सनुज शर्मा और सुबह सुबह की तस्वीरें दिखाने के लिए, सुबह का मतदान से पहले का हाल बताने के लिए बिल्कुल तैयार है। सनुज, क्या तस्वीर है वहां की? हाँ, देखिए वाकई आज गाजीपुर में मतदान होना है और जो चक्रव्यूह का आखिरी चरण है, जो आखिरी द्वार है, आज उसको नेताओं को भेजना होगा। तमाम तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं आदर्श पोलिंग बूथ पर और आप देखिए कि किस तरीके से आदर्श मतदान केंद्र को यहां सजाया गया है। बाकायदा बैलून यहां पर लगाए गए हैं और स्वागतम लिखा गया है कि ताकि मतदाता आए तो उन्हें इस बात का एहसास हो सके कि उनके आने से पहले उनका यहां पर स्वागत किया जा रहा है। और जब मतदाता यहां वोट डालकर आएंगे तो ठीक उसके बराबर में यहां वोटर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, ताकि जब मतदाता आए तो यहां पर सेल्फी लें और लोगों को अपनी सेल्फी भेजें ताकि वो भी जागरूक हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए गाजीपुर के लिए एक बहुत अच्छा संयोग जो बनने जा रहा है, उस संयोग के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 7 मार्च है, 7वां चरण है और 7 ही विधानसभा सीटें हैं। तो ये एक संयोग बना हुआ है जिसको लेकर चर्चा चल रही है। और एक और सबसे अच्छी चीज मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए अभी मतदान शुरू होने में थोड़ा सा वक्त है, लेकिन ये 2 मतदाता दोनों दोस्त हैं और सबसे पहले ये वोट डालने आते हैं। यहाँ पर 5 बूथ बने हुए हैं और हर साल ये सबसे पहले जब भी चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो चाहे विधानसभा चुनाव की हो, सबसे पहले ये आते हैं और वोट करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। रुपेश कुमार। अच्छा रुपेश जी, ऐसा मतदान को लेकर कितने आप जागरूक है कि सबसे पहले वोट डालने, क्या मन में रहता है? मन में रहता है कि मतदान एक त्यौहार है, इस त्यौहार को एंजॉय किया जाए, इसलिए पहला मतदान करते हैं। विगत 7 बार से पहला मतदान 7वीं बार इस बार पहला मतदान करने जा रहे हैं। अच्छा, जी 7वां है। सर, आप भी सबसे पहले? जी, मैं विगत 3 विधानसभा और 3 लोकसभा में प्रथम मतदान किया हुआ। मैं इसे पर्व की तरह सुबह सुबह और प्रथम बार मनाना चाहता हूं और मेरा वोट पहला पड़े। ये मेरा शुरू से मेरा यह ध्येय रहता है कि मेरा वोट प्रथम पड़े और अब तक पड़ता है और वही रिकॉर्ड में आज भी बनाने आया। इतना उनको उत्साहित कर देता है कि सबसे पहले मतदान करने पहुंच जाते हैं। कौन सा विषय? उनसे मेरा यही प्रार्थना है कि पहले मतदान तब जलपान करें। जी, सवाल दोहराएंगे? असनुज, कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो इन्हें इतना उत्साहित करता है कि सुबह सुबह सबसे पहले मतदान करने ये मतदान केंद्र पर पहुंच जाते हैं? हाँ सर, आपसे एक सवाल मैं जानना चाहूंगा, ऐसे क्या मुद्दे हैं और ऐसी क्या वजह है जिसको लेकर आप सुबह ही मतदान करने के लिए पहुंच जाते हैं? एक अच्छा नेता जब तक आप नहीं चुनेंगे तब तक ना आपके जिले का विकास होगा ना आपके प्रदेश का विकास होगा, इसलिए एक अच्छा नेता चुनने के लिए मैं पहला मतदान करता हूँ। अच्छा, मुद्दे क्या है जिसको लेकर वोट करने आए?
मुद्दे आज से विगत इससे पूर्व की सरकार में यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था। इस सरकार में आज के दिन में क्या चीज़ नहीं है। विकलांगों के लिए इन्होंने जो विकलांग वेतन 300 रुपये हुआ करती थी उसको बढ़ा के 1500 रुपये कर दिया। आ गई बात अच्छा नेता और विकास की बात की जा रही है वहाँ पर। अब मोइन के पास हम चलेंगे और मोइन हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं। मिर्जापुर में तमाम धुरंधरों ने, राजनीतिक धुरंधरों ने खूब प्रचार किया। 7वें चरण का प्रचार समाप्त होने से पहले मोइन और वहां की तमाम रिपोर्ट्स भी आपने दिखाई। वहां पर लोगों ने इससे पहले भी आपसे अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, लेकिन आज सुबह मतदान के ठीक पहले मिर्जापुर में आप क्या खास देख रहे हैं? मोइन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मोइन मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, मिर्जापुर में क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? हम ये सिर्फ जानना चाहते हैं और तैयारियों की तस्वीर देखना चाहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में आज मिर्जापुर की भी 5 सीटों पर मतदान होना है। मतदान से पहले यहां पर तमाम जो प्रत्याशी है वो मां विंध्यवासिनी के इसी मंदिर में पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, देवी मां का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि माना यह जाता है कि जिसके ऊपर देवी मां का आशीर्वाद होता है उसे कभी जी मोइन जी उसे आशीर्वाद जरूर मिलता है। तो तमाम हमारे साथ यहाँ सदर सीट से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं भगवान दत्त पाठक, हम उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बताइए, आज सुबह सुबह आपने देवी माँ का आशीर्वाद लिया, उसके बाद आप देखिए आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी हैं, इनके दर्शन, इनकी कृपा, इनके आशीर्वाद से सारा कार्य सिद्ध होता है और माँ विंध्यवासिनी का शुरुआत दर्शन के बाद से ही सब काम हो रहा है और निश्चित रूप से माँ की कृपा विशेष होती है इसमें। भाई, अपने लिए क्या संभावनाएं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ पूर्व मंत्री हैं, एक तरफ मौजूदा विधायक हैं, उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? अपने आप को हम यहाँ पर जिस प्रकार से जनता का पास सहयोग समर्थन मिल रहा है उसमें विजयश्री का, माँ की कृपा और जनता के आशीर्वाद सहयोग से विजयश्री का देख रहे हैं। बिल्कुल, जो दूसरे प्रत्याशी भी हैं वो भी एक एक कर इसी मंदिर में पहुंच रहे हैं, मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, देवी माँ के सामने माथा टेक रहे हैं, उनसे जीत का आशीर्वाद ले रहे हैं, ताकि जो आज का विजय जो युद्ध है, सियासी युद्ध है, उसमें उनको कामयाबी मिल सके। यहाँ पर बहुत मान्यता है, देश की 51 शक्तिपीठों में एक है माँ विंध्यवासिनी का ये धाम, और देश ही नहीं पूरी दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो चूंकि एक युद्ध है, सियासी युद्ध है, इस युद्ध में जीत हासिल करने के लिए जो प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी भी यहाँ पहुँच रहे हैं और इसके बाद फील्ड पर निकलेंगे, अपना मतदान करेंगे, जो वोटर्स हैं उनके बीच जाएंगे, उनसे कहेंगे कि वो भी मतदान करें, ताकि आप एक विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ पर इस वक्त खड़े हैं मोइन, सुबह सुबह, और आपने मां विंध्यवासिनी के दरबार के दर्शन भी हमारे दर्शकों को कराए, मुझे भी हुए आपके जरिए। तो मोइन, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बताएं कि पूर्वांचल के मऊ जिले में भी आज के चरण में 7वें चरण में मतदान है और इस बार मऊ की 4 विधानसभा सीटों पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। आपको भी बताते हैं मऊ के सियासी समीकरण कैसे हैं और यहाँ कैसा सियासी मुकाबला दिखाई दे रहा है। मऊ जिले की सभी 4 विधानसभा सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पिछली बार इनमें से 3 पर भाजपा ने कब्जा किया था, जबकि 1 सीट बसपा के खाते में गई थी। मऊ की सदर विधानसभा सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है। यहां से 2017 में जीत दर्ज करने वाले मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी इस बार सपा के सहयोगी दल सुभाषपा से चुनाव मैदान में है। उनका मुकाबला है भाजपा के अशोक सिंह से, जबकि बसपा से भीमराज भर और कांग्रेस से मानवेंद्र बहादुर सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। मऊ की घोसी सीट पर भी मुकाबला बेहद कड़ा है। यहां से भाजपा के मौजूदा विधायक विजय राजभर फिर से चुनाव मैदान में हैं। उनकी टक्कर है सपा के दारा सिंह चौहान से, जो 2017 में मधुबन सीट से भाजपा विधायक बने थे। बसपा से मोहम्मद इकबाल और कांग्रेस से प्रियंका यादव भी यहां से चुनाव मैदान में हैं। मऊ की मोहम्मदाबाद गोहाना सीट पर भी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। यहां पर भाजपा ने अपना उम्मीदवार बदलकर मौजूदा विधायक श्रीराम सोनकर की जगह पूनम सरोज को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला है सपा के राजेंद्र कुमार, बसपा के धर्म सिंह और कांग्रेस के बनवारी राम से। मऊ की मधुबन सीट की भी काफी चर्चा है।
यहाँ से भाजपा ने मौजूदा विधायक दारा सिंह चौहान की जगह रामविलास चौहान को इस बार मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला है सपा के उमेश चंद पांडे, बसपा की नीलम कुशवाहा और कांग्रेस के अमरेंद्र चंद पांडे से। मुख्तार अंसारी का गढ़ माने जाने वाले मऊ जिले में मुकाबला बेहद कड़ा है। देखना है कि मुख्तार अंसारी के गढ़ माने जाने वाले मऊ में इस बार बाजी किसके हाथ लगती है। एबीपी गंगा के लिए मऊ से राहुल सिंह की रिपोर्ट। 4 विधानसभा सीटें हैं मऊ में और वहां बहुत कुछ दांव पर लगा है, बहुत चर्चाएं हैं वहां पर उम्मीदवारों की वजह से, उम्मीदवारों के इतिहास की वजह से। मतदान की तैयारी कैसी है, विवेक त्रिपाठी में बताने जा रहे हैं। मऊ से हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, ज्यादा वक्त नहीं है मतदान शुरू होने में, यानी सुबह 7 बजने में। क्या तस्वीर है मऊ की? देखिए राजेंद्र, यहाँ पर मऊ के डीसीएस खंडेलवाल स्नातकोत्तर विद्यालय यानी डिग्री कॉलेज है, जहाँ पर हम खड़े हैं और ये आदर्श बूथ है। आप देख रहे हैं सामने कि ये सखी मतदान केंद्र भी है, तंबू लगा हुआ है, गुब्बारे लगे हैं, सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, व्हील चेयर भी रखी हुई है और थोड़ी देर में यहाँ पर जैसे चूंकि अभी यहाँ पर लोग आना शुरू हुए हैं, व्यवस्थाएं हो रही हैं और ये सामने आप बूथ देख रहे हैं सखी मतदान केंद्र। एक तो हमारे बाईं तरफ है जहाँ पर सजा हुआ है पूरी तरह से सजावट और यहाँ पर महिला कर्मचारी ही रहेंगी, महिला वोटर आएंगी और इसके अलावा जो सामने आप देख रहे हैं 5 बूथ और हैं, यहाँ पे 4 बूथ और हैं, कुल 5 बूथ हैं जहाँ पर तैयारी चल रही है। मॉक पोल चल रहा है अभी, अंदर जो पोलिंग एजेंट है वो आ चुके हैं, मॉक पोलिंग हो रही है, ईवीएम जांची जा रही है कि किस तरह से वोट डाला जाएगा। अगर कोई तकनीकी गड़बड़ी होती है तो क्या होगा, जो स्टैंड बाई ईवीएम है वो लगाई जाएंगी। सुरक्षाकर्मी भी यहाँ तैनात है और संवेदनशील बूथ है यहाँ, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो सेंट्रल फोर्सेज हैं वो लगी हुई हैं और पूरे यानी 7 बजे के लिए जो तैयारी होती है वो तैयारी यहाँ पर चल रही है अभी। और हम एक मतदान जो बूथ है मतदान केंद्र का उसके अंदर जाते हैं। देखिए आप सामने मॉक पोलिंग चल रही है और यहाँ पर जितने एजेंट हैं, ये क्या मॉक पोलिंग हो गई कि अभी हो रही है? चालू हो रही है, चालू हो गई है। चालू। कोई गड़बड़ी कोई दिक्कत नहीं? कोई, मैंने देखा है डाल के। कितने यहाँ पर वोटर हैं? यहाँ लगभग 1200 वोट हैं। एक बूथ में है या पूरे मतदान? एक बूथ पे। हाँ, तो 5 मतदान केंद्र में यानी कितने अंदाजा हों? 6 से 7 हज़ार। 6 से 7 हज़ार वोटर हैं। आप निर्वाचन से जुड़े हैं? जी। क्या तैयारियां हैं आज? पूरी तैयारी है हम लोगों की। यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम? सुरक्षा सब अच्छा है जी। अभी जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी आए? सब सहयोग कर रहे हैं, आए थे जी। मॉक पोलिंग कितनी देर चलेगी? मॉक पोलिंग क्लोज हो गया, अब सीलिंग की प्रक्रिया चल रही है जी। सीलिंग के लिए तैयारी, सीलिंग हो रही है, सीलिंग हो रही है। देखिए मॉक पोलिंग हो चुकी है, ईवीएम यानी जांची जा चुकी है और सीलिंग की प्रक्रिया हो रही है। इसके अलावा जो तैयारियों में एक चीज ये भी है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके भी इंतजाम किए गए, यानी सैनिटाइजर और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर रखी हुई पूरे कर लिए गए हैं। विवेक, वो हमने देखा ग्राउंड से मतदान से पहले किस तरीके की तैयारियां हैं वो आपने दिखा दिया, लेकिन समीकरण क्या है मऊ विधानसभा के वो समझाना भी बेहद जरूरी हो जाता है। मधुबन सीट पर इस बार कांटे की टक्कर है। अगर देखें तो मऊ में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें जो नतीजे रहे हैं 2017, 12 और 7 के आपकी स्क्रीन पर हैं। 2017 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट, एसपी को 0, बीएसपी को 1 और अदर्स के खाते में गई थी 0। 2012 के समीकरण भारतीय जनता पार्टी 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी और एसपी को मिली थी 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अदर्स के खाते में गई थी फिर से 2 सीटें। 2007 के नतीजे भी बता दें आपको, 0 बीजेपी, एसपी को 0, बीएसपी को 2 और अदर्स के खाते में 2। यानी कि 2017 में कमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जबकि 2012 में भारतीय जनता पार्टी कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी। समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती थी। अब देखिए सियासी समीकरण क्या है, कौन कौन सी जाति के मतदाता हैं ये समझिए। निर्णायक भूमिका में यहाँ पर दलित मतदाता है। दलित मतदाता की संख्या अच्छी खासी है। हार जीत में मुस्लिम वोटर्स भी बेहद अहम है। मऊ सीट का समीकरण हम आपको लगातार बता रहे हैं। चुनावी गणित में यादव मतदाता भी बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि निर्णायक भूमिका में हर बार रहता है। इसके अलावा ब्राह्मण वोटर्स पर भी हर दल की नजर रहती है। ब्राह्मण वोटर्स को अपने हक में करने की लगातार कोशिश तमाम पार्टियों की ओर से की जाती है। मऊ के समीकरण आपने देख लिए, लेकिन मतदान शुरू होने से पहले आखिरी चरण का जो बीजेपी का सहयोगी दल है निषाद पार्टी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं।
उसके ऊपर फर्जी मुकदमा 302 डाल दिया कि इन्होंने कट्टे से मारा। बताइए 50,000 लोगों के बीच में पुलिस ने गोली लगाई। 156(3) में पुलिस के ऊपर मुकदमा भी कोर्ट ने चार्ज कर दिया कि नहीं हत्यारे ये लोग हैं। तो जिसके नेता के ऊपर आप गोली मारेंगे, जिस समाज के नेता को फर्जी केस में फंसाएंगे, आवाज़ को दबाएंगे, तो वो तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ पूरी हो गई। मछुआ समुदाय कहता मेरे गांव में इस लोगों को घुसने मना नहीं देना। अब इतनी आबादी है, 3 लाख 4 लाख एक जिले में आबादी है, 70,000 80,000 वोट है हमारे, तो ये मछुआ बहुल सीट है। तो 2019 में आपने इसका रिजल्ट देख चुके होंगे कि मोदी जी के साथ खड़ा होगा मछुआ समुदाय गंगापुत्र, एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया। डॉक्टर संजय निषाद की बात आपने सुन ली, वो कुछ इतिहास का हवाला देते हुए भविष्य के बारे में कुछ विचार व्यक्त कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। 7वें चरण में आजमगढ़ जिले की 10 सीटों पर मतदान है। आजमगढ़ जिले को समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ में शुमार किया जाता है। आपको ये बताते हैं कि आजमगढ़ की विधानसभा सीटों के सियासी समीकरण कैसे हैं। आजमगढ़ को सपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ की 10 सीटों में से पिछली बार सपा ने 5 सीटें जीती थी, जबकि 4 सीट बसपा के खाते में गई थी और भाजपा को मिली थी सिर्फ 1 सीट। इन सभी 10 सीटों पर मुकाबला कांटे का है। आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है। पिछली बार यहाँ से भाजपा के अरुण कुमार यादव ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उनके पिता रमाकांत यादव इस बार साइकिल पर सवार हैं। मुकाबला है भाजपा के रामसूरत राजभर से। बसपा के शकील अहमद और कांग्रेस के मोहम्मद शाहिद भी यहां से चुनाव मैदान में हैं। आजमगढ़ की दीदारगंज सीट पर भी कांटे का मुकाबला है। 2017 में यहां से बसपा विधायक सुखदेव राजभर के बेटे कमलाकांत राजभर इस बार सपा से चुनाव मैदान में हैं। उनका मुकाबला है भाजपा के कृष्ण मुरारी, बसपा के भूपेंद्र सिंह मुन्ना और कांग्रेस के अवधेश सिंह से। आजमगढ़ की सदर सीट पर भी कांटे की टक्कर है। सपा के मौजूदा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव फिर से चुनाव मैदान में हैं और उनका मुकाबला है भाजपा के अखिलेश मिश्रा, बसपा के सुशील सिंह और कांग्रेस के प्रवीण सिंह से। आजमगढ़ की लालगंज सीट पर भी लड़ाई कांटे की है। यहाँ से बसपा विधायक आजाद अरिमर्दन का मुकाबला है सपा के बेचई सरोज, भाजपा की नीलम सोनकर और कांग्रेस की पुष्पा भारती से। आजमगढ़ की हर सीट पर इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है और सपा के लिए ये गढ़ बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से खुर्रम नोमानी की रिपोर्ट। तो 7वें चरण का जो चुनाव है इस बार बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक का चुनाव है आजमगढ़ में यानी कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में, दूसरी तरफ वाराणसी में भी चुनाव है। अब देखिए आजमगढ़ के पूरे समीकरण को समझिए। आजमगढ़ जिले में पिछले 3 नतीजे आपको सबसे पहले बताते हैं। 2017 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट, समाजवादी पार्टी ने 5 सीट, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इसे गढ़ कहा जाता है। बीएसपी के खाते में गई थी 4 सीट और अदर्स के खाते में 0। 2012 के नतीजे, भारतीय जनता पार्टी 1 भी सीट यहां से नहीं जीत पाई थी और 9 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। बीएसपी के खाते में 1 सीट गई थी, अदर्स के खाते में 0। 2017 के नतीजे, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी। समाजवादी पार्टी ने 4 सीटें जीती थी, लेकिन बीएसपी का आंकड़ा उस वक्त अच्छा था, 6 सीटें यहां से बीएसपी ने जीती थी। इसके अलावा अदर्स के खाते में 0 गई थी। अब समीकरण को आपको समझाते हैं, जो इतिहास है उसको भी समझिए। एमवाई समीकरण यहाँ पर सबसे ज्यादा मजबूत है, यानी कि मुस्लिम यादव वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है और यही यहाँ पर निर्णायक भूमिका में भी रहते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए हर बार ये कहा जाता है एमवाई फैक्टर वहां पर काम करता है। अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी काफी मजबूत है। मुलायम सिंह भी यहाँ से सांसद बन चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स भी है, यादव वोटर्स भी है और समाजवादी पार्टी का कब्जा भी रहा है। चुनावी गणित में दलित वोटर भी अहम भूमिका में रहते हैं। एमवाई फैक्टर सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, जो निर्णायक भूमिका में रहता है। आजमगढ़ का ये पूरा सियासी समीकरण हमने आपको समझाया। समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा आजमगढ़ अच्छी खबर देता रहा है और उनका गढ़ माना जाता है। कारण आपको बता दिए गुंजन ने। अब हम चलेंगे नीतीश के पास वाराणसी, और मतदान शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है। वाराणसी में मुकाबला दिलचस्प है। वाराणसी के परिणामों पर सबकी नजर है और आज जो मतदान हो रहा है उसमें भी सबसे ज्यादा निगाह वाराणसी पर ही है। नीतीश, क्या हलचल दिखाई दे रही है आपको मतदान केंद्रों पर? क्या उत्साहित मतदाता वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं सुबह 7 बजे से मतदान करने के लिए? जी राजेंद्र जी, इस वक्त हम उस बूथ पर मौजूद हैं जहां पर
नीलकंठ तिवारी यहाँ पर वोट डालेंगे। आप देखिए, ये शंकुलधारा पोखरा का ये प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ पर वोट डालेंगे नीलकंठ तिवारी। और ये देखिए, यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से अब धीरे धीरे अपने सामानों को समेट के मुस्तैद हो रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो भी लोग आएंगे, इस बूथ पर व्यवस्था है कि जो भी लोग यहाँ पर आएंगे वो सेल्फी खिंचवा सकेंगे, जैसा कि हमने पहले बूथ पर बताया था 6 साढ़े 9 बजे के। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, ये अंदर की तरफ ये जो कमरा है, यहाँ से होते हुए यहाँ पर अंदर आप प्रवेश करेंगे और यहाँ से अंदर ये मतदान कर्मी यहाँ पर अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो भी मतदान कर्मी हैं सबने सैनिटाइजर रखा हुआ है, मास्क लगाया हुआ है। पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पर मतदान कराने की तैयारी है, ये दिख रहा है। और आपने बताया कि नीलकंठ तिवारी जो मंत्री भी हैं वो यहीं पर मतदान करेंगे। वाराणसी दक्षिण सीट की संभवतः आप बात कर रहे हैं। अब हम मिर्जापुर चलेंगे मोहम्मद मोइन के पास और उनसे जानेंगे कि मिर्जापुर में क्या उत्साहित मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब 7 बजने में ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ मिनट बाकी है मतदान का वक्त शुरू होने में। मोइन, और आपके बगुरा कोढ़ी मार्ग पुलिया देखिए और बघरा बिरोही मार्ग पर बनकर तैयार हो गया है। गैपुरा में गेट नंबर 12। कहा यह जा रहा है कि इस बार आपको विपक्ष की तरफ से कड़ी चुनौती मिल रही है। ऐसे मुझे नहीं लग रहा है कोई चुनौती। आप देखिए, मेरा जो लोग जन सैलाब अभी उतरे थे लाखों की संख्या में, तो अपने आप जाहिर और लोगों का देखिए, अपने माननीय अखिलेश जी आए थे, जबकि पूरे मंडल का था 3-4 हज़ार से लोग ज़्यादा नहीं थे। यही साफ समझ लीजिए क्या चुनौती है क्या नहीं है। पिछली बार तो आप रिकॉर्ड वोटों से जीते थे, इस बार क्या होगा? हमारा 90-10 का अंतर रहेगा। 90 और 10 मत? 90 हमारे साथ रहेंगे, 10 में सभी रहेंगे। 10 में? जी 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 जी। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर इस बार आपको लोग वोट कर रहे हैं? गुंडा राज खत्म किए हैं, जो मैंने विकास कराया, देख लीजिए बिंद कॉरिडोर और तमाम तरह का चेतना सरोवर का पुल लाए, कई थे। भाजपा के प्रत्याशी से बात कर रहे हैं और उनका विश्वास देखते ही बनता है। वो कह रहे हैं 90-10 के हिसाब से मुकाबला उनके पक्ष में रहेगा और उन्होंने गिना भी दिया कि उन्होंने क्या क्या किया, जिसकी वजह से ये परिणाम आने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त बता दूं, यूपी में अंतिम चरण के लिए मतदान में सिर्फ 10 मिनट का वक्त बाकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी। 9 जिलों की 54 सीटों पर अंतिम चरण में मतदान होना है। सिर्फ 10 मिनट का वक्त बाकी है। अंतिम चरण में 613 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला जनता आज करने वाली है। ग्राउंड की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी सीधे लिए चलते हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश जी, सिर्फ 10 मिनट का वक्त बाकी है, मतदान की शुरुआत हो जाएगी। क्या तस्वीर, क्या खबर इस वक्त वाराणसी से? देखिए, इस जो सीट है और ये जो चरण है, उसके सबसे कद्दावर नेता हमारे साथ हैं और प्रियंका गांधी के सबसे भरोसेमंद, और हम कह सकते हैं पूर्वांचल में इस वक्त कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, और इनके भी भाग्य का फैसला होना है। अजय राय हमारे साथ हैं। ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा, इन्हीं से पूछूंगा, भैया क्या माहौल है? पहले बात आपको विशेष जी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। माहौल पूरी तरीके से अपने पक्ष में है, हम लोगों के साथ खड़ा है, क्योंकि हम लोग लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं, जनता के साथ खड़े हैं और जनता ये देख रही है कि हमारा भाई हमारे साथ कौन खड़ा है, सुख दुख का साथी कौन है, कौन हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। केवल चुनाव में हम लोग नहीं रहते, 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं। तो जनता हमारे साथ खड़ी है और पूरा का पूरा माहौल हम लोग के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी इतना प्रचार किया उन्होंने, कांग्रेस का क्या असर होगा? और जितने चरण हुए हैं और ये जो चरण है, अंतिम चरण है, इसमें क्या असर होगा? नहीं, आप देखिए, हर चरण में कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ी है और प्रियंका गांधी जी का जो स्लोगन है, जो उन्होंने कहा है लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसका बहुत बड़ा असर है। और महिलाओं में विशेष रूप से उनके साथ जिनके साथ अत्याचार अन्याय किया गया, उनके परिवार के साथ, उन सभी लोगों को उन्होंने स्थान दिया। उसका बहुत ही अच्छा असर हर समाज के लोगों में, हर महिलाओं में, खास करके जो गृहिणी हैं, जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, जो भी वोट डालने के लिए अभी उनका समय आ रहा है, निश्चित तौर से वो लोग सब लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे। कि आपने बात की तो सवाल उठता है कि महिला सुरक्षा इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है और सबसे बड़ा वो एजेंडा रहा है, और वो दावा भी करते हैं कि महिला सुरक्षा और महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। देखिए, आपको बता दें विशेष जी, आप ये जो बात इनकी केवल इनकी बात रह गई स्लोगन में,
और जो धरातल पे होना चाहिए था, सबसे ज्यादा अत्याचार अन्याय लड़कियों के साथ हुआ, महिलाओं के साथ हुआ। इन्होंने एक स्क्वाड बना रखा था, लड़कियों के स्कूल के बाहर वो खड़े रहते थे, पर उसकी कोई असर नहीं हुआ। जितनी भी घटनाएं घटी हैं आप लड़कियों की, अब कहीं पर, चाहे उन्नाव से ले लीजिए, हाथरस का ले लीजिए, जहां पर भी इस तरह की चीजें आई हैं, कहीं भी ये सरकार उनके साथ, उनके परिवार के साथ न्याय नहीं दिला पाई, खड़ी नहीं रही, केवल अपने लोगों को बचाने में लगी रही। अजय जी, जितने चरण गुजरे हैं और ये जो चरण है, अब तो परीक्षा की घड़ी है। आप बताइए, आप तो बहुत पुराने नेता हैं, जिन चरणों में मतदान हुआ है उसमें क्या कांग्रेस की पोजीशन है? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस, मैंने कहा, हर जगह लड़ी और कांग्रेस की स्थिति बहुत ही बेहतर होगी, बहुत ही बेहतर होगी, और हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में स्थान में रहेगी, और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई है। प्रियंका जी ने जो मेहनत किया है, हम सब कांग्रेस के लोग, हम सब पूरी पार्टी उत्साहित है। और ये जो चरण है, इस चरण में आपको बता दूं, बनारस। ठीक है वीरेश, ठीक है। और अब हम चलेंगे रतीश के पास, हम चलेंगे जौनपुर चलेंगे रतीश के पास, उनके पास दिखाने और बताने के लिए कुछ बहुत खास है। लाइव पैच हो गए, रतीश, एक सेकंड। बिल्कुल, मेरे साथ धनंजय सिंह हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं मल्हनी से, और पूजा करने जा रहे हैं सीधे। आज बड़ा दिन है आपके लिए। दिन अच्छा है, सब दिन बड़े होते हैं, और आज विशेष दिन है, चुनाव है, आज लोकतंत्र का पर्व है। उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार बनने चल रही है, और उसके लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता अपना सहयोग करने चल रही है। ईश्वर से आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं। ईश्वर से सदैव आशीर्वाद मांगा जाता है, प्रत्येक दिन, प्रत्येक प्रातः। और अभी चूंकि प्रातः वोटिंग होती है, उससे चल के मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर चलेंगे अपने। बहुत बड़े बड़े लोग आए मल्हनी में, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह के गए हैं। उस सारे परिणाम आपको 10 तारीख को मिलेंगे। मल्हनी की जनता सबको जवाब दे देगी। उम्मीद क्या है, अपने लोगों को क्या कहेंगे? सब सौहार्दपूर्ण तरीके से जाके एकदम अधिक से अधिक मतदान करें, और किसी प्रकार के विवादों से बचे लोग बूथों पे, क्योंकि चुनाव के बाद सारे प्रत्याशी अपने अपने घरों पे चले जाएंगे, लेकिन हमारे जो नौजवान 20-22 साल 25 साल के लड़के अति उत्साही होते हैं, उनके ऊपर मुकदमे लग जाते हैं, नाजायज़ करियर बर्बाद होता है। सारे लोग जाके शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें। सत्तारूढ़ जो क्या कहते हैं कि सत्ता पाने के लिए राजनीतिक दलों का तरीका है अपने लोगों को प्रोवोक करने का, झगड़ा कराने का, उससे लोगों को बचना चाहिए। अच्छी तरीके से अपील करें सभी नेता, शांति से मतदान हो। मुकाबला किसी से देख रहे हैं अपना? नहीं, मुकाबला नहीं देख रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये कि आप जनता दल यूनाइटेड से हैं, और आप क्या देख रहे हैं, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, कौन सरकार बना रहा है, किसकी सरकार आ रही है? मुझे तो दिख रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। धनंजय सिंह एक्सक्लूसिव हमसे बात कर रहे थे, और मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए, आपको उनका तस्वीर दिखाएं। अपने मंदिर में जा करके पूजा करेंगे, और पूजा करने के बाद वोट कास्ट करेंगे। तो हम भी वहीं चलते हैं सीधे तौर पे। देखिए, गाड़ी का काफिला निकल गया है, और हमें भी यहाँ 500 मीटर की दूरी पर जाना होगा। तो हम भी जल्दी से उनकी गाड़ी के साथ ही निकलते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं। जी देखिए, ये गाड़ी निकल चुकी है धनंजय सिंह की, और सबसे पहले हमने उनसे बात करी है। उन्होंने हमसे विस्तृत बात करी है, विस्तृत बात में सब कुछ बताया है कि कैसे एनडीए की गवर्नमेंट कह रहे हैं कि बनने जा रही है। जनता दल यूनाइटेड के सबसे मजबूत प्रतिनिधि हैं, और अब मंदिर जा रहे हैं धनंजय सिंह, गाड़ी का काफिला निकल चुका है। ठीक, बिल्कुल हमने देखा, और अभी देख रहे हैं हम, और आप भी उनके साथ ही रवाना हो रहे हैं। ये भी हम देख रहे हैं रतीश के, आप जा रहे हैं, और ये देखेंगे आप, और दिखाएंगे भी हमारे दर्शकों को कि वो कैसे पूजा आराधना करते हैं, और कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रातः ये कार्य किया जाता है, ईश्वर का आशीर्वाद रोज लिया जाता है। आजमगढ़ अब चलते हैं। आजमगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए शैलेश अरोड़ा, और आजमगढ़ में मतदान से ठीक पहले क्या तस्वीर है, शैलेश अरोड़ा हमको दिखाने जा रहे हैं। मतदान शुरू होने से पहले आजमगढ़ में क्या दिख रहा है आपको शैलेश? देखिए, उत्साह का माहौल है, और हमारे साथ में इस समय मौजूद है आजमगढ़ से 8 बार से सपा के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी। देखिए, तीसरी हैट्रिक लगाने की तैयारी है। 8 बार के विधायक है, सिर्फ एक बार बीच में 1993 की अगर बात करें तो छूटा था, और आज परीक्षा की घड़ी। हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। विधायक जी से मंत्री भी रहे हैं सपा सरकार में, और इस समय देखिए लगातार सुबह उठे उसके बाद से जो समर्थक कार्यकर्ता उनके फ़ोन भी आ रहे हैं। तो विधायक जी, ये बताइए, ट्रिपल हैट्रिक की तैयारी में है? देखिए, हम कर्म करते हैं, हम इनको नहीं गिनती करते। सरकार में रहे तभी ऐसे ही रहे,
विधायक रहे तभी ऐसे आज जो हमारा विकास है, हम अपने विकास को भरोसा करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो पूरे प्रदेश की विकास हुआ, आजमगढ़ का विकास हुआ। मगर जब से भाजपा आई है सभी सड़कें बेहाल हैं। कोरोना के नाम पर गरीब बच्चे के स्कूल बंद है। जाइए तो माता बहने कहती है हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। ये 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल, जब चुनाव आया 2 महीना चुनाव दे के बहकाने का काम कर रहे हैं। जनता अब जाग चुकी है। आज जनता अब की बार भाजपा का सफाया कर रही है। परसों से हो गया, पूर्वांचल साफ हो जाएगी। एक चीज़ ये बताइएगा कि अगर हम आजमगढ़ की बात करें, देखिए 10 सीटों में 9 जो है वो 17 में सपा ने जीती थी, 1 सीट लेकिन छूट गई थी। अब की बार क्या स्थिति देखते हैं? देखिए वो जीते छूटी थी तो कुछ रमाकांत सांसद थे, उनकी वजह से कुछ वोटों से जीत गए। मगर अब की बार वो लहर भी थी भाजपा की, अब की बार किसी की लहर वहर नहीं। ये आजमगढ़ समाजवादियों का जिला रहा है और हर वर्ग के साथ सभी लोग मिल करके समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करते हैं। इसलिए अब की हम 200 सीट आजमगढ़ से जीतने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव को जनता बनाने जा रहे हैं। अगर बात करें, देखिए आपकी सीट पर जो मुकाबला है अखिलेश मिश्रा, पिछली बार भी दूसरे नंबर पर रहते, इस बार फिर से मैदान में है। कितनी बड़ी चुनौती उनको मानते हैं आप? देखिए अब चुनौती की सब चुनौती की बतियाँ नहीं करते, घमंड की बात करते हैं। अब मैं घमंड की बात नहीं करता, अंतर ये। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, भाजपा वाले जो है तमाम रैलियां की, जनसभाएं की, रोड शो की, आपने अभी विकास की बात की, वो भी विकास की बात करते हैं। वो कहते हैं हमने जो कहा वो करके दिखाया। यही तो जानना चाहता हूँ कि क्या किए। ठीक है शैलेश, सुन ली हमने बात दुर्गा प्रसाद यादव की। एक बार फिर से चुनाव जीतने की तैयारी हो